हाय स्टूडेंट, वेलकम टू DDIC लाइव क्लासेस। स्टूडेंट, हमारे पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी 2-3 दिन और रहेगा, इसके बाद लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। तो हम आज देखेंगे मूल कॉन्सेप्ट का। आज लास्ट लेक्चर है, जो बचा है उसे देख लिया जाए। उसके बाद ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में दो या 3 लेक्चर में हम केवल सवाल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा रेडॉक्स रिएक्शन। आप पढ़ते रहिएगा। तो चलिए, हम आपको क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट यूनिट, मतलब किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा, ये हम देख रहे थे। तो उसमें हम पढ़ चुके थे परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ चुके थे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़ चुके थे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पढ़ चुके थे। उसके बाद नॉर्मेलिटी पढ़ चुके थे, मोलैरिटी पढ़ चुके थे। अब देखिए मोलैरिटी क्या, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी की यूनिट होती है क्या? मोल पर केजी। ध्यान रहे भाई, एक मोलैरिटी है और एक मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल एम से। इसकी यूनिट क्या है? मोल पर केजी। तो मोलैरिटी क्या है, इस बात को समझा जाए। मोलैरिटी की ये क्या है? यूनिट है। मोलैरिटी की यूनिट क्या है? मोल पर केजी। चलिए मोलैरिटी को देखते हैं क्या है। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। देखो भाई, मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है कि सॉल्वेंट का एक मोल, सॉल्वेंट का क्या, सॉल्वेंट का एक मोल, सॉल्यूट का एक मोल, सॉल्यूट का एक मोल अगर 1 kg वाटर में डाल दिया जाए, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 मोलर होगा। क्या? 1 मोलर। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन इसमें केजी। तो ये हमारा मोलैरिटी निकालने का फार्मूला है। तो देखो कि मैं क्या लिखा हूं। मोलैरिटी कब मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगी? जब सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये क्या है? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट जो है, इसका वेट अगर हम 1 ले लें, तो जो मोल सॉल्यूट के मोल्स हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे? मोलैरिटी के बराबर हो जाएंगे। तो वही हम कहे हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट हो? 1 kg सॉल्वेंट में। मतलब अगर इसको 1 कर दिया जाए तो मोल्स किसके बराबर हो जाएगा? मोलैरिटी की। इसे और समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट हो। क्या? सॉल्यूट हमारे पास कितना हो? 1 मोल। और 1 kg पानी में डाल दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए 1 kg का मतलब कितना? 1000 ml। 1000 ml। देखो H2O की अगर हम बात जब करते हैं तो 1 ml बराबर क्या होता है? 1 ग्राम होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। 1 ml का मतलब 1 ग्राम। 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 1 kg। तो वही बात हम कह रहे हैं कि सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट के 1 मोल को 1 kg पानी में डाल दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 1 मोलर है। इस पे सवाल आपके चैप्टर में दिए होंगे, अभी देखा जाएगा, पहले सब पढ़ लिया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, तो हम मोलैरिटी देख लीजिए।
अब आपके बुक में दिया है एक स्ट्रेंथ दिया है, तो स्ट्रेंथ भी कुछ है, अभी हम देखते हैं क्या है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी पढ़ चुके। अब क्या देखने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ। ये सारी बातें आपके बुक में लिखी हुई हैं। अगला कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का अगला तरीका क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर देखो यही बात हम कह देते मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो अगर हम कह देते, यहाँ हम वेट लिखे हैं ना, अगर कह देते मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाता है, मोलैरिटी हो जाती। अगर हम कह दे वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। इज नोन एज या कॉल्ड एज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला देख लो, स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी बात को मैं फार्मूले में लिख रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हमको लेना है, किसमें लेना है, लीटर में। तो देखो इसी बात को मैं कहा हूं, आप ऐसे बोल दो, आपको याद नहीं करना है, बस ये चीज आपको याद रहेगी। आप बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अगर इसकी वैल्यू हम क्या करें, हम हमेशा देखते होंगे जो नीचे हर में है, जो डिनोमिनेटर है, इसे हम क्या कर रहे हैं, हमेशा इसको क्या कर रहे हैं, 1 हम कर रहे हैं। अगर इस वैल्यू को 1 कर दिया जाए तो स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगा, बेटा सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। तो इसी बात को हम लैंग्वेज में कहे हैं, हम लैंग्वेज में देखो क्या कहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट। इस बात को वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ। आप अपनी भाषा में ऐसे लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां से लिखो आप, वेट ऑफ सॉल्यूट कब स्ट्रेंथ के बराबर होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूट के वेट को स्ट्रेंथ कहते हैं। कब स्ट्रेंथ कहते हैं, जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है कितना हो, 1 लीटर हो। या आप ऐसे याद करो, जैसे भी आप याद करो। सवाल अभी ये सब पढ़ने के बाद, ये खत्म होने के बाद सवाल देखा जाएगा। तो ये सब बातें हम कर रहे थे नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए। नॉन आयनिक सॉल्यूट का मतलब, जैसे मान लो ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज है, यूरिया है NH2CO NH2, या यूरिया को ऐसे भी लिखा जाता है NH2, ऐसे बांट दिखाकर NH2CO NH2। तो ये सब देखो नॉन आयनिक टाइप के हैं। तो हम नॉन आयनिक सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, नॉन आयनिक टाइप का जो सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डाल के सॉल्यूशन हम बना रहे थे, तो उसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी इतने तरीके हम देखे। अब कोई हमसे पूछ दे कि अगर मान लो आयनिक टाइप का सॉल्यूट आ जाए, जैसे मान लो क्या NaCl पानी में हम डाल दिए और पूछे भैया इसका कंसंट्रेशन बता दो, नमक, जैसे मान लो ये क्या है, इसमें वाटर है और ये साल्ट है, हमारा क्या नमक है। NaCl को टेबल साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। तो NaCl को, नमक को पानी में डाल देंगे, ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हम चीनी को पानी में डाल दिए, ये देखो सुक्रोज ले लो C12H22
O11। तो ये हमने क्या ले लिया, चीनी ले लिया। अब चीनी को हमने क्या कर दिया, ये पानी, ये सॉल्यूट है चीनी, चीनी का फार्मूला। इस चीनी को हमने क्या करा, सॉल्वेंट में डाल दिया, तो हमको क्या मिला, सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार से नमक को हमने पानी में डाल दिया तो हमको क्या मिला, सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो देखो ये नॉन आयनिक टाइप का है, लेकिन ये क्या है, आयनिक टाइप का है। तो अभी तक जितने तरीके हम पढ़ रहे थे वो नॉन आयनिक टाइप के थे। अब कोई पूछे कि भैया आयनिक टाइप का सॉल्यूट आप पानी में डाल दो और तब उसका कंसंट्रेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कि मतलब कितना गाढ़ा है, कितना फीका है। तो इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी। तो हमको क्या पढ़ना है, फॉर्मेलिटी। ये सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई है। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी क्या है भाई, तो फॉर्मेलिटी क्या है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके लिए, जैसे हम ये बताया ना आपको नॉन आयनिक टाइप का था, तो उसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने इतने तरीके हम पढ़ रहे थे। अब कोई पूछा कि अगर कोई आयनिक टाइप का सॉल्यूट मिल जाए और उसे सॉल्वेंट में डाल के जब तुम सोल्यूशन बनाए तो उसका कंसंट्रेशन तुम कैसे बताओगे, कहोगे मोल में, नहीं मोल में नहीं, उसका कंसंट्रेशन हम किस रूप में बताएंगे, फॉर्मेलिटी के रूप में। तो फॉर्मेलिटी का यूज क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, किसी आयनिक सॉलिड के कंसंट्रेशन को, किसी आयनिक सॉलिड के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, फॉर्मेलिटी। तो वही बात लिखने हम जा रहे हैं। It is used to represent the concentration of ionic type of solute। मतलब किसी आयनिक टाइप के सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डाले तो सोल्यूशन बन गया, उस सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। अब देख लीजिए फॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है। फॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है, इसको हम हटाने जा रहे हैं, हो गया। फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हार्मोन्स, नंबर ऑफ हार्मोन्स, नंबर ऑफ हार्मोन्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये लेना किसमें है, लीटर में। तो कोई पूछे कि फॉर्मेलिटी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इस वैल्यू को अगर देखो, इस वैल्यू को हम क्या करें, 1 कर दें तो फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ हार्मोन्स के बराबर नहीं हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिटी। तो आपको याद नहीं करना, बस समझ लेना है। फिर देखिए फॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। क्या है फॉर्मेलिटी करने में। अब बात आती है नंबर ऑफ हार्मोन्स क्या है। तो नंबर ऑफ हार्मोन्स जनरली एक देखो नंबर है, इसे हम कहेंगे मोल है। क्या है, मोल है। देखो जब नॉन आयनिक टाइप का था तो हम मोल कहते थे इसी बात को, यहाँ मोलरिटी हो जाती थी। कब ये मोलरिटी हो जाती थी, अगर यहाँ हम मोल कर दें तो ये मोलरिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो कब ये मोलरिटी हम कहेंगे, जब नॉन आयनिक टाइप था। अब आयनिक टाइप आ गया तो उसी मोल को, उसी मोलरिटी को हमने क्या कर दिया, फॉर्मेलिटी कर दिया। और जो यहाँ मोल था उसे क्या कर दिया, यहाँ नंबर आप मोल लिखते थे ना जब मोलरिटी पढ़ते थे। अगर जब हम मोलरिटी पढ़ते थे तो यहाँ क्या लिखते थे, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पढ़ते थे। तो अब नॉन आयनिक टाइप आ गया तो मोल के जगह हमने फॉर्मेलिटी कर दिया और यहाँ क्या कर दिया,
नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ हार्मोन्स कर दिया। तो नंबर ऑफ हार्मोन्स क्या है, यह मोल ही है, लेकिन ये किसका मोल है, आयनिक टाइप का जो सॉल्यूट है उसका मोल है। तो इसे और क्या एक्सपेंड करेंगे तो क्या कर देंगे, नंबर ऑफ हार्मोन्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ आयनिक सॉलिड, वेट ऑफ आयनिक सॉलिड अपॉन फार्मूला मास। फार्मूला मास जनरली क्या है, मोलर मास है। देखो यहाँ वेट रख दो और यहाँ क्या रख दो, मोलर मास रख दो, तो मोल नहीं निकल जाएगा। लेकिन ये आयनिक टाइप का था, इसलिए हमने क्या लिखा, वेट ऑफ आयनिक सॉलिड अपॉन फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या है, मोलर मास ही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर में। तो ये है, तो ये कुछ है नहीं, ये आपको याद नहीं करना है। आप मोलैरिटी जानते हो ना, मोलैरिटी नॉन आयनिक टाइप के लिए यूज करते थे फार्मे, अगर आयनिक टाइप आ गया तो क्या कर देंगे, फॉर्मेलिटी लगा देंगे। जैसे देखो हम कहे कि हमारे पास क्या है, 10 ग्राम NaCl है, हमारे पास क्या है 10 ग्राम NaCl है, और ये 10 ग्राम NaCl किसमें है, 1 लीटर वाटर में। हमने क्या करा कि 10 ग्राम NaCl लिया, 10 ग्राम नमक लिया, और 10 ग्राम नमक बहुत थोड़ा सा चुटकी भर होगा, तो 10 ग्राम नमक लिया और 10 ग्राम नमक को हमने पानी में डाल दिया। अब कहें इसका क्या बता दो, फॉर्मेलिटी बता दो, कंसंट्रेशन बता दो। तो कंसंट्रेशन हम नॉर्मेलिटी नहीं बताएंगे, इसकी फॉर्मेलिटी बताएंगे। तो फॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ NaCl, मतलब वेट ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का वेट कितना है, 10 ग्राम है, अपॉन फार्मूला मास। तो NaCl का मोलर मास कितना होगा, 23 ग्राम Na का प्लस क्लोरीन का 35.5 ग्राम, कितना हो जाएगा, ये 0.5, ये 8, ये 5, 58.5 ग्राम। तो देखो 58.5, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है, मोल लेना है। अगर मोलैरिटी भी हमको निकालनी होती, अब कह देते कि यहाँ क्या ले लो, यहाँ ले लो ग्लूकोज C6H12O6, तो हम क्या यहाँ निकालते, फॉर्मेलिटी तब नहीं निकालते, मोलैरिटी निकालते, और सारे डाटा यही रहते। बस ये अब एक चीज और बचता है, देखो क्या बचता है, अब बचता है मोल फ्रैक्शन। एक टर्म है मोल फ्रैक्शन, तो अब उसको समझा जाए क्या होता है। मोल फ्रैक्शन के बाद हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, बस ये 2 चीजें रह जाती हैं मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ने के लिए। बाकी तो हम बताए हैं कि जब ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कब पढ़ेंगे, जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो चलिए मोल फ्रैक्शन, आपको देखने से ही लग रहा है, ये क्या लग रहा है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। इसका मतलब क्या, मोल का रेशियो। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, देखो मोल, ये मोल लिखा है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। मतलब कुछ ऐसा टर्म होगा जिसमें क्या हम करेंगे, मोल का हम रेशियो निकालेंगे। तो आइए देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है। जैसे मान लो हमारे पास सॉल्यूट था, मान लो NaCl था, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लो क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। इसको हमने क्या करा, सॉल्वेंट में उठाकर डाल दिया। मान लो ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डाले तो हमको क्या मिला, सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन मिला। और यहाँ ये डाटेड डाटेड जो है ये सॉल्यूशन। तो देखो हमने जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल को क्या करा, सॉल्वेंट में डाल दिया, तो हमको क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। इसका मतलब ये जो सॉल्यूट है
ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, कोई नंबर में लिए है ना, एक सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल लिए, जैसे मान लो NaCl है, मान लो सॉल्यूट क्या है, NaCl है। तो हम देखो कितना NaCl लिए, इतना NaCl, अब गिनो कितने हैं, तो हम गिन कर रख रहे हैं। चलिए, एक NaCl का मॉलिक्यूल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NaCl का मॉलिक्यूल रखे, इसका मतलब 10 NaCl रखे, तो इसका मतलब नंबर है ना, तो नंबर क्या, एक मोल है। अब मान लो क्या 10 मोल लिए, 10 मोल हमने NaCl लिया, 10 मोल NaCl का मतलब आप समझते हैं, 10 मोल NaCl का मतलब समझते हैं, 10 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23 NaCl, इतना मॉलिक्यूल हम मिलाए हैं। ये हम कह दिए 10 मोल, तो 10 मोल का मतलब ये नहीं कि ये केवल 10 संख्या में गिन कर है, 10 मोल संख्या में, और 10 मोल ये है, तो 10 मोल को अगर नंबर में लिखते हैं तो कितना NaCl होंगे, इसे और आगे बढ़ा दो तो ये 6 एक वैल्यू मान लो 6 गुणे 10⁻24 NaCl मॉलिक्यूल है। इतने NaCl मॉलिक्यूल को हमने क्या करा, इसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो हमको सोल्यूशन मिला। इसका मतलब इसके भी कुछ मोल है ना, और वाटर देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल का भी तो कुछ नंबर होगा, कुछ नंबर होगा, तो इसका मतलब ये भी तो कुछ मोल होगा। तो इसके मोल और इसके मोल का रेशियो ये क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इसमें कितने, अभी पूछे हम इस सॉल्यूशन में, मान लो ये 10 मोल NaCl था, उसी तरह से ये भी तो वाटर के मॉलिक्यूल भी तो हम गिन सकते हैं। ये भी मान लो कितना है, 10 मोल, चलो 10 मोल H2O मॉलिक्यूल है, 10 मोल क्या है, H2O मॉलिक्यूल है। तो देखो अब इसमें हम पूछे कितने मोल है, इसमें कितने मोल कुल आए, तो 10 मोल इसके आए, 10 मोल इसके, इसमें कुल कितने मोल है, 20 मोल। अब ये नहीं कहेंगे कि 20 मोल NaCl है या 20 मोल वाटर है, हम कहेंगे कि दोनों का मिक्सचर है, 10-10 मोल दोनों है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में पूछा जाए, कि जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन बता दो, मतलब इस सॉल्यूशन में कितना हिस्सा ये है। जैसे दो चीज हम डाले ना, ये सॉल्यूशन बना, हम कहेंगे कि इसी में हम क्या डाल रहे हैं, इसी में हम डाल दे रहे हैं चीनी, डाल दे रहे हैं ग्लूकोज, डाल दे रहे हैं C6H12O6 ग्लूकोज डाल दिए। पहले तो 2 था तो हमको कंफ्यूजन नहीं होता था, अब 3 डाल दिए, तो ये 3 चीजें इसमें मिली है ना। तो अब पूछा जाए कि बताओ इसमें कितना हिस्सा पानी का है, कितना हिस्सा NaCl का है, इस सॉल्यूशन में कितना हिस्सा NaCl का है, इस सॉल्यूशन में कितना हिस्सा, मतलब हिस्सा का मतलब क्या, कितना मोल ये है, ये क्या है, वाटर है, कितना मोल ग्लूकोज आप डाले, तो उसी का एक रेशियो हम बताते हैं, वही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। समझ में आई ये बात, चलिए। तो आप जनरली क्या जानेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल का रेशियो है बस। तो चलो, ये हम 10 मोल आपको समझाने के लिए लिए थे। ये NaCl है, NaCl अब हटा रहे हैं। सॉल्यूट आप जानते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है आप ये भी जानते हैं, और सॉल्यूशन क्या होता है आप ये भी जानते हैं। तो जो सॉल्यूट है इसके मोल को हम क्या कहें, जो सॉल्यूट है इसे A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सॉल्यूट है उसे किससे हम रिप्रेजेंट किए, A, जो सॉल्वेंट है उसे किससे रिप्रेजेंट किए, B से। अगर हम आपको कहीं पूछे A क्या था तो आप क्या बताएंगे, सॉल्यूट है, आपकी मर्जी से Z मानो, लेकिन समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं, A, और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से। हम कहें कि मतलब ये जब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं या मोल पढ़ रहे हैं, तो हम पूछे A क्या आपको बताए थे, तो आप क्या बताएंगे, सॉल्यूट। हम कहें A + B = सॉल्यूशन, तो एक आप क्या बताएंगे, सॉल्यूट बताएंगे। आप कहेंगे नहीं हमको B बताने में, सॉल्यूट B बताने में अच्छा लग रहा है, तो आप B ही बताओ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाए,
सोल्यूशन, लेकिन हम अपनी सुविधानुसार ये सॉल्यूट को ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को भी ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब कोई पूछे कि इस सोल्यूशन में बता दो कि कितने मोल फ्रैक्शन, मतलब कितना हिस्सा ए का है, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को जाई से काई कहते हैं। क्या मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे यक्स ऐसे लिखते हैं, ऐसे यक्स टाइप होता है। इस सिंबल को कहते हैं काई, CHI, लेकिन हम याद करते हैं जाई, जाई। चलिए, तो कहें मोल फ्रैक्शन आपको किसका बताना, ए। मोल फ्रैक्शन ए का बताना है, मतलब कोई कहे कि इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन बता दो। ए का मतलब क्या, सॉल्यूट, समझ में आ गया होगा। कोई पूछे कि इस सॉल्यूशन में ए का मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बता दो। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इस पर क्या होगा, मोल्स ऑफ ए, मोल को यहां से रिप्रेजेंट कर रहा है। मोल्स ऑफ ए का मतलब सॉल्यूट का मोल अपान टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या है, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो Na प्लस Nb, अब यहां लिख ले रहे हैं हम। ये क्या है, काई ए, इसे क्या कहेंगे, काई ए। हम जाई ए कहते हैं, हमको याद है जाई ए। आप क्या कहेंगे, काई ए का मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का ये क्या है, फार्मूला है, मतलब सॉल्यूट का मोल अपान टोटल मोल। तो टोटल क्या है, Na प्लस Nb। अगर इसमें कोई और सॉल्यूट डाल देते तो हम क्या कहते हैं, Na प्लस Nb प्लस Nc। अब कोई कहे सॉल्वेंट का मोल बता दो, सॉरी मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट का मतलब काई बी, हमारे साथ आप बोलेंगे काई बी, तभी आपको याद होगा। काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपान टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या है, दो ही है, Na प्लस Nb। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे, ध्यान दो, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे, देखो ए का मोल फ्रैक्शन पूछा तो ऊपर ए का मोल लिखे अपान टोटल मोल। बी का पूछा तो Nb मतलब मोल किसका लेना है, सॉल्वेंट का मोल। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, उसी का मोल लेंगे अपान टोटल मोल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इसमें एक और दिया होता, कोई और सॉल्यूट दिया होता C, तो हम यहाँ क्या लिखते, प्लस Nc। टोटल मोल ये बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि Na प्लस Nb, ऐसा नहीं, टोटल मोल बोले हैं। देखो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल अपान टोटल मोल। तो टोटल मोल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही चीज मिला है ना, कोई तीसरी चौथी मिलाए होते तो टोटल मोल में क्या हो जाता है, Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। सॉल्वेंट का मोल निकाले हैं, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले, इसे काई बी कहते हैं। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले हैं, तो सॉल्वेंट का मोल अपान टोटल मोल। तो टोटल मोल में क्या है, दो ही चीज हम लिए हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए हैं। अगर कोई तीसरा सॉल्यूट मिलाते हैं, चाहे कोई तीसरा सॉल्वेंट होता, तो हम यहाँ उसको भी लिखते हैं। अब एक बात जानो कि काई ए प्लस काई बी बराबर होता है 1। तो तीन चीजें आपको बताए हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1। या 10 चीजें आपको, या 10 चीजें मिला दी जाए, इसमें 10 सॉल्यूट मिला दिए जाए इसमें, इस सॉल्वेंट में, और पूछा जाए कि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे 1। काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी बराबर 1। तो यहाँ दो ही हम लिए हैं, दो ही लिए, सॉल्यूट ए लिए हैं, सॉल्वेंट बी लिए हैं, तो इसमें काई ए प्लस काई बी बराबर 1 लिखे हैं। इसका एप्लीकेशन आगे भी देखा जाएगा। तो आप मोल फ्रैक्शन भी समझ गए। अब बात ये रेशियो निकालने के, देखिए हम आपको
आपको मतलब रिलेशन जैसे स्ट्रेंथ में मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मलिटी में मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, ये आप जानते हैं, देख चुके हैं। मैं आपको प्रूफ भी करा दूंगा, लेकिन प्रूफ कराने से कोई फायदा है नहीं। आप डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला याद कर लीजिएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आता है, दिखाने के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे रिलेशन निकाला जाता है, लेकिन आप वो याद नहीं करेंगे, आप केवल फार्मूला याद करेंगे। तो पहला फार्मूला सबसे बेस्ट है, देखिए नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ये बात आप याद रखेंगे। हमारे साथ आप बोलेंगे नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। आप यहाँ जो लिखे थे तो ये एन क्या था, मोल था, लेकिन यहाँ ये क्या है, एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या है, जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बता दिए थे कि मतलब कोई यानी अगर सॉलिड है तो उस पर जो चार्ज है वो एन ये होता है। जैसे NaCl है तो यहाँ इसे ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस होगा, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे कैल्शियम आयन ले लिए तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, एल्युमिनियम आयन ले लिए तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 3। इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है, इसीलिए हम कहें जब हम क्या पढ़ाएंगे रिडक्स रिएक्शन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, जब उसमें पढ़ाएंगे रिडक्स रिएक्शन में तो बताएंगे इसे डिटेल में, लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए बस आप इतना जानेंगे। ये एसिड के लिए होता है, एसिड के लिए बेसिसिटी होती है, बेस के लिए एसिडिटी होती है। उसके बाद हाइड्रोजन आयन कितने शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अगर कोई एसिड है कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, कोई बेस है कितना एक्सेप्ट किया, तो सब एन की वैल्यू होती है। तो बहुत सारे इसके नाम है, तो इसके नाम जहाँ आएंगे वहाँ देखेंगे। तो पहला फार्मूला हमको क्या याद रखना है ये। अब देखिए कैसे आता है, तो आप जानते हैं नॉर्मलिटी बराबर मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी पर क्या होता है, मोल्स ऑफ एब्सोल्यूट। तो यहाँ मोल्स ऑफ एब्सोल्यूट को हम क्या लिखेंगे, एन स्मॉल एन ए, मोल्स ऑफ एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। और नॉर्मलिटी आप क्या जानते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। चलिए और इसे तोड़िए, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर बताइए भाई, ये वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब चलिए इक्विवेलेंट वेट को ब्रेक करिए, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो देखो ये डिवीजन में है ना, ये डिवीजन में यहाँ है ना, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो ये वैल्यू नीचे है ना, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हटा के हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां लिख रहे हैं एन फैक्टर। चलो अब ये वैल्यू देखो, ये क्या है, यही तो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। इसे और बढ़ा दो, ये देखो ये नॉर्मलिटी से ये चीजें आई हैं और ये मोलरिटी लिख रहे हैं, तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो यही वैल्यू तो ये लिखी है, क्यों भाई, ये वैल्यू देखो सेम, और ये वैल्यू क्या है, मोलरिटी है। तो चलो नॉर्मलिटी बराबर क्या रख दें, मोलरिटी। देखो ये वैल्यू ये मोलरिटी है ना, और मोलरिटी को हम यहाँ रखने जा रहे हैं, ये एन फैक्ट निकाले थे नॉर्मलिटी, तो इसके जगह रख देंगे, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। तो देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी एन फैक्टर, ये कहाँ से आया समझ गए आप, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में 2, 3 नंबर 5 नंबर में आता है तो ऐसे निकाल के दिखाएंगे, नहीं आता है तो बस इतना याद रखना।
तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो आप ऐसे लिख लेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ये भी डाल के बस ये आप लिख लेंगे। अब उसके बाद चलिए इसे हटा रहे हैं। अगला हेडिंग रहेगा रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। स्ट्रेंथ को यस एंड मोलैरिटी को कैपिटल यम। तो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, स्ट्रेंथ को यस से, मोलैरिटी को कैपिटल यम से। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है, सॉरी मोलैरिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। देखिए कैसे आया होगा। हम मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रेंथ का फार्मूला रखेंगे, वैल्यू फिट हो जाएगी। मोलैरिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। तो निकाल के दिखाने से कोई फायदा है नहीं। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉन, देखो यहाँ मोलर मास, देखो मोलैरिटी के केस में मोलर मास होता है, नॉर्मेलिटी के केस में इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो बहुत पहले से आपको बताते हैं सब यहाँ। तो छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं। तो आप नॉर्मेलिटी लिखिए और स्ट्रेंथ जो आपको पढ़ा चुके हैं वो लिखिए, अभी तुरंत रिलेशन मिल जाएगा। ये जो छोटे छोटे फार्मूले हैं सवाल सॉल्व करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। जब तक ये चीजें हम आपको बता रहे हैं नहीं याद है तो आप इसका प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये आपको मैं समझिए 30% सोल्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ये सोल्यूशन में भी आएंगे। जब सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, फिर से दोबारा पढ़ेंगे। चलिए, अगर मान लो दिया है परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, क्या परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, क्या दिया है परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, और पूछ रहा है मोलैरिटी आप बता दो, नॉर्मेलिटी बता दो। तो कैसे हम बताएंगे, देखिए अगर परसेंटेज वेट बाय जैसे दिया है यक्स परसेंटेज दिया है, क्या यक्स परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, और डेंसिटी भी दिया है, डेंसिटी, ये डेंसिटी भी दिया है। ऐसे लिखो, given percentage weight by weight and density, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया और डेंसिटी दिया है। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डी से। तो आप मोलैरिटी बता दो और नॉर्मेलिटी बता दो। तो मोलैरिटी कैसे बताएंगे, देखिए कैसे, 10 इंटू यक्स इंटू डी अपॉन मोलर मास। टेन इंटू यक्स इंटू डी अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास किसका लेना है, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट है, तो हम सॉल्यूशन तो लेना नहीं है, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, हमको किसका मोलर मास लेना है, सॉल्यूट का।
तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू एक्स, एक्स क्या है परसेंटेज वेट बाई वेट है, इंटू डी अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी प्रकार से नॉर्मेलिटी सेम यही वैल्यू जाएगी 10 इंटू एक्स इंटू डी। मोलर मास की जगह क्या रख देंगे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। सब देखो जो मोलैरिटी लिख रहा हूँ इस नॉर्मेलिटी भी लिख रहा हूँ, बस मोलर मास के जगह इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। ये बात समझ में आई। अब अगली बात देखो, अगली बात हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, अगली बात हम चेंज करने जा रहे हैं इफ गिवन, मतलब दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्या दिया है, एक्स परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है। अगर किसी सवाल में एक्स परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम केवल दिया है, आपसे पूछा क्या है, मोलैरिटी बता दो और सॉल्यूशन की क्या बता दो, नॉर्मेलिटी बता दो। ये दोनों तो इसके लिए था। अगर ऐसा कहीं दिया है तो ये मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका है। अगर कहीं ऐसा दिया है और ये आपको मोलैरिटी निकालना है और क्या, नॉर्मेलिटी, तो यहाँ देखो क्या लिखते हैं, 10 इंटू एक्स इंटू अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका लेना है, सॉल्यूट का मोलर मास है। नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इंटू सॉरी अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो बस ये है, अगर ये दिया है, ये डाटा दिया है तो हम मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ऐसे निकालेंगे। अगर केवल ये डाटा दिया है, ध्यान से देखना, एक्स वेट बाई वेट है, यहाँ एक्स क्या है, वेट बाई वॉल्यूम है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगर वेट बाई वेट दिया है तो डेंसिटी देगा, अगर वेट बाई वॉल्यूम दिया है तो वहां डेंसिटी नहीं देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जा रही हैं, बिना इसके आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो बड़े बड़े आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी हम दिखाएंगे 5-5 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, मात्र 1-2 लाइन में आप उसका जवाब दे देंगे। अगला सवाल आप अगला लिखेंगे क्या रिलेशन है, देखिए जो हम आपको लिखवा रहे हैं इसका प्रूफ भी हमारे पास है, कैसे ये आता है, लेकिन उसे निकालने में आपको टाइम लगेगा और उसकी जरूरत कहीं है नहीं। डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आप याद रखिए। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से, आप जानते हैं। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, 1000 इंटू मोलैरिटी, 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास है, मोलर मास ऑफ ए। आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ये मोलैरिटी है, ये वैल्यू क्या है, मोलैरिटी है, ये क्या है, डेंसिटी है। ये डी क्या है, डेंसिटी है, और ये एम ए है। एम ए क्या है, ए आप क्या बताएं आपको, ए का मतलब सॉल्यूट, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो एक चीज यही चेंज हम करने जा रहे हैं, अगर मोलैरिटी को मोल से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, मोलैरिटी की जगह अगर हम मोल रख दें तो क्या चेंजेस होंगे, तब देखो। अगर मान लो मोल किसी सवाल में हमको नहीं दिया है, क्या सॉरी मोलैरिटी नहीं दिया है, हमको मोल दिया है,
मोलैरिटी के जगह क्या दिया है, ए का मोल, मतलब सॉल्यूट का मोल दिया है। मोलैरिटी ध्यान से सुनना, मोलैरिटी के जगह, सॉरी क्वेश्चन में मोलैरिटी नहीं दिया है, पूछ रहा है अगर आपको मोलैरिटी दिया होता, डेंसिटी दिया होता और मोलर मास ए दिया होता तो आप मोलैरिटी निकाल लेते ना, लेकिन हमारे सवाल में मोलैरिटी नहीं दिया है, मोल्स आप ए दिया है, मतलब सॉल्यूट का मोल दिया है, तब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू एम, ए का मतलब क्या, मोल्स ऑफ ए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ बोलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम लिख रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ए का मतलब क्या, सॉल्यूट, अपान 1000 के जगह, यहाँ 1000 के जगह वॉल्यूम इन एमएल लेंगे। वॉल्यूम किसमें लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में लेना है, इंटू डी माइनस मोलैरिटी की जगह क्या रखना है, मोल्स ऑफ ए, इंटू मोलर मास ऑफ ए। तो आपको ये डाटा याद नहीं रखना है, बस आपको ये रखना है और आपको देखना क्या है चेंज हम क्या किए हैं। अगर हम इस मोलैरिटी को मोल्स ऑफ ए, मतलब यहाँ एम ए रख रहे हैं, तो नीचे क्या होता है, ये 1000 की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल में लेते हैं, बाकी सारी चीजें वही रहती है, और मोलैरिटी की जगह मोल्स ऑफ ए को रखी है। देखो यहाँ एम ए रखे हैं, तो यहाँ भी क्या रखे हैं, एम ए रखे हैं, बाकी वही वैल्यू ये जो है ये है, बस चेंज क्या करना है, यहाँ सॉल्यूशन ये जो 1000 है, इस 1000 के जगह सॉल्यूशन का वॉल्यूम एमएल में लेना है बस। तो ये हमारा क्या रिलेशन रहा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। इसे 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, ये याद हो जाएगा। अब रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इसका रिलेशन देखिए, चलिए भाई इस बात को समझा जाए। ये क्या है, मोलैरिटी है, ये क्या है, हमारी मोलैरिटी है। ये काई ए, मतलब हम इसको जाइए कहते हैं, आप क्या कहेंगे, काई ए, काई ए, हमारे साथ बोलिए, काई ए बराबर एम बी काई बी। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ बी क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है ना, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। का ये क्या है, ये का ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको एक चीज बताए थे हम, का ये प्लस का बी बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। हम कहे का बी बराबर कितना होता है, 1 माइनस काई, ये हो जाएगा। अब इस काई बी को निकाल के यहाँ रख दो, तो देखो तब क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू काई ए अपान एम बी 1 माइनस काई, ये भी है। आपको ये नहीं निकालना, याद नहीं करना, बस ये जान लेना है और ये जान लेना है, जब यूज होगा तो हम यहाँ रख देंगे। अभी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कहाँ इसका यूज होगा है। अब क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन।
तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू होता है 1000 डी इंटू जाइए मतलब खाइए, यम ए जाइए माइनस यम बी। देखिए भाई, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या संबंध है। मोलैरिटी इक्वल टू होता है, आप हमारे साथ बोलेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू डी क्या है डेंसिटी इंटू काइए अपान एम ए काइए माइनस एम बी काई बी। अब एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ ए मतलब सॉल्यूट का मोलर मास है। काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सॉल्यूट का। तो आप ऐसे कहेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे यम में जाइए, यम में काइए ऐसे याद रखेंगे तो ये छोटा टर्म है, याद रहेगा। अब हम जानते हैं कि ये क्या है और बी क्या है। तो चलिए अभी ये जितने हम आपको फार्मूले बताए हैं ये आपके जुबान पे होनी चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं लगा पाएंगे। और इसका फायदा ये है, ये जितने फार्मूले हम लिखवाए हैं आपको, ये सारे फार्मूले जब आप सोल्यूशन पढ़ेंगे, ये सारे फार्मूले सोल्यूशन में यूज होंगे। आपको दोबारा सोल्यूशन में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं आप याद करते हैं तो फिर सोल्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। सोल्यूशन 50% समझिए, 50% इसका यूज होता है इन सब चीजों का सोल्यूशन में। चलिए अब आपको बता दें, हम दो चीजें और पढ़नी है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ना है, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ना है। उसके बाद कुछ है साइंटिस्ट हैं जो अपना कॉन्सेप्ट दिए, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, एक लेक्चर उसमें लगेगा। उसके बाद हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन आज ही समझिए हमारा मोल कॉन्सेप्ट, जितने भी आप देखेंगे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं या जो भी सवाल हैं, इतने से ही बस आते हैं। वो जो थियरीज हैं वो थियरीज अगले लेक्चर में आपको बता दिए जाएंगे। अभी टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी आपको सोच रहे हैं कि जितना मतलब काम की चीजें उतना बता दिया जाए। चलिए तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे निकाला जाता है एम्पिरिकल फार्मूला? निकालने के लिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लें कैसे निकाला जाएगा। तो समझ पहले लिख लीजिए एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है किसी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट हैं उनका सिंपल मोलर रेशियो क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे देखो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ग्लूकोज C6H12O6। तो ये हमारा क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि किसी कंपाउंड में, तो देखो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एक एलिमेंट कार्बन है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो किसी कंपाउंड में एलिमेंट का जो सिंपल मोलर रेशियो होता है वही क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। तो चलो इसका सिंपल मोलर रेशियो निकालें। अब इसमें कोई पूछे आपसे कि कितने मोल, जैसे मान लो ये 1 मोल ग्लूकोज है, क्या है? 1 मोल ग्लूकोज है, तो इसमें कितने मोल कार्बन है? 6 मोल कार्बन है। हाइड्रोजन कितने मोल है? 12 मोल है। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 मोल। इनका रेशियो सिंपल मोलर रेशियो क्या होगा? 6 से डिवाइड कर दो तो CH2 ये O हो जाएगा। तो यही क्या है? सिंपल मोलर रेशियो। इसे क्या कहेंगे? ये एम्पिरिकल फार्मूला है। और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है?
एम्पिरिकल फार्मूला ध्यान से सुनिए क्या है। किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का सिंपल मोलर रेशियो क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। इस बात को हम लिखने जा रहे हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट इज elements it is simple molar ratio of elements in a compound। ये है, इसी बात को हम ऐसे कहें आपसे। चलिए अब इसका तरीका क्या है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का, उसे देखते हैं। आप ऐसे चार्ट बनाएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला जब भी निकालना होगा, देखिए इसका सवाल पूछा जाएगा आपके अगर एग्जाम में तो बड़ा ही सवाल बनेगा, 5 नंबर का होगा या 3 नंबर, जितना मैक्सिमम नंबर का होता है। अगर 10 नंबर का है तो 10 ही नंबर में पूछा जाएगा। ऐसा छोटा सवाल नहीं इसका बनता है। सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। दूसरे कॉलम में क्या लिखना है? मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मोलर मास ऑफ एलिमेंट। तीसरे फार्मूले में क्या, तीसरे खाने में क्या लिखना है? मोल्स ऑफ एलिमेंट। मोल्स ऑफ एलिमेंट। चौथे खाने में क्या लिखना है? सिंपल मोलर रेशियो। सिंपल नहीं, मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट। क्या? मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट। मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये आपको जितना मैक्सिमम नंबर का सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में, उसी में ये पूछा जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये आपके सवाल में दिया रहेगा, हम दिखा देंगे, अभी दिखा रहे हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उसके बाद मोलर मास ऑफ एलिमेंट, उसके बाद मोल्स ऑफ एलिमेंट। मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने के बाद मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट निकाला जाता है। क्या? मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट। इतनी चीजें हैं। जैसे देखिए आपके, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें बता रहे हैं। आपके क्वेश्चन में कहेगा 10% क्या है? यक्ष है, 20% ओ है। ओ ना लिखो, आप लिखो। जैसे ये होता है जब आप सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं होता है। सबका परसेंटेज दिया रहता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन दे दिया है, उसके बाद क्या दे दिया है? कार्बन दे दिया है 20%, 10% हाइड्रोजन, ये कार्बन 20% है। तो अब पूछें कि कंपाउंड है जो, इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होगा, तो कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं होता ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब 2 ही एलिमेंट दिए हैं तो 100 में से हम क्या करेंगे? 30 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 70% ऑक्सीजन बचेगा। तो हमारे पास 70% ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हमको क्या करना? ऐसे दिया रहेगा, कहेगा कि कितने परसेंटेज हाइड्रोजन है, इतने परसेंटेज कार्बन है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला बता दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो। तो क्या करेंगे हम? यहाँ परसेंटेज लिखेंगे तो हाइड्रोजन का परसेंटेज यहाँ, आप एक काम और करो, ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से पहले आप यहाँ लिख लो सिंबल, यहाँ लिख लो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट,
यहाँ लिख लो क्या सिंबल। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया है तो यहाँ सिंबल लिखेंगे हाइड्रोजन कितना परसेंट है 10%। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा एक H है भाई। हाइड्रोजन बोले तो H2, लेकिन आपके सवाल में H दिया है तो हम पढ़ेंगे इसे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे। इसका मोलर मास 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम कहना बहुत जरूरी है। अब मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, वेट में क्या करते हैं, वेट इसका कितना है 10% है तो वेट अपान मोलर मास डिवाइड कर दें। मोल्स निकल गया, यहाँ मोल्स निकल गया। अब उसी प्रकार से मान लो कार्बन कितना है 20%, कार्बन यहाँ लिखेंगे सिंबल 20% है, मोलर मास 12 ग्राम। मोल्स का कितना निकल के आएगा 20/12, मतलब जो भी आएगा यहाँ रखेंगे। उसके बाद मोलर रेशियो, मोल का क्या करते हैं हम रेशियो निकालेंगे। यही सब बातें हैं। तो बस ये आपको लिखना है, ये चार्ट आपको ये तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा होगा अभी देखा जाएगा कैसे होगा। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए इस बात को एक सवाल के माध्यम से देखा जाए। चलिए आ गया, आप आ जाइए इस वाले बुक में। ये वाली जो बुक दिख रही है उसमें सवाल नंबर ये 58 देखिए, ये दिख रहा होगा 58, क्वेश्चन नंबर 58 हम पढ़ना है। इसमें दिया है 5.325 ग्राम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करने पर पाया गया कि उसमें 3.758 ग्राम कार्बन है, 0.316 ग्राम हाइड्रोजन है तथा यहाँ देखो ऑक्सीजन की वैल्यू दे दिया है, तो अच्छी बात है। 1.25 ग्राम ऑक्सीजन है। इस यौगिक का मूलानुपाती मतलब एम्पिरिकल फार्मूला व मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करो। अगर इसकी डेंसिटी कितनी है 68 हो तो वेपर डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी दिया है भाई। तो आप एक चीज लिख लो, मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू VD। मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होता है 2 इंटू VD। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू VD मतलब वेपर डेंसिटी। यही जो आपके सवाल में वाष्प घनत्व दिया है, तो उस सवाल को लगाने के लिए इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। तो चलिए उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है क्या, सिंबल लिखते हैं। सिंबल देखो पहले, सबसे पहले क्या दिया है 5 इतना ग्राम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करने पर पाया गया कि इसमें इतना ग्राम कार्बन है। पहले कार्बन दिया है, उसके बाद क्या दिया है हाइड्रोजन दिया है, उसके बाद क्या दिया है ऑक्सीजन दिया है। एलिमेंट का परसेंटेज या वेट कितना दिया है, इसका वेट कितना दिया है कार्बन का 3.758 ग्राम दिया है। हाइड्रोजन का वेट कितना दिया है 0.316। उसके बाद ऑक्सीजन का वेट कितना दिया है 23. इसका वेट कितना दिया है, हमको लिखना क्या है, वेट नहीं लिखना है, यहाँ परसेंटेज हम लिखे। ये हमको दिया क्या है, वेट दिया है भाई। तो इसे सॉल्व करने से पहले आपको आज ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। देखिए क्यों नहीं कर पाएंगे, हमको परसेंटेज चाहिए ना, और हमको दिया है क्या वेट दिया है, ग्राम में दिया है। तो इसे निकालने के लिए आप वही बता रहे थे जब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए लिखा जाता है 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए, ये कार्बन का परसेंटेज था, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए 2/4
2/18 इंटू वेट ऑफ H2O अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज हम निकाल लेंगे इससे। ये वेट दिया है, ये परसेंटेज नहीं है, ये वेट दिया है। तो वेट दिया है तो कार्बन का वेट दिया है, तो यहाँ रखेंगे कार्बन का वेट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया ही है, तो वहाँ कार्बन के परसेंटेज निकल जाएंगे। हाइड्रोजन का परसेंटेज ऐसे निकल जाएगा। जब दोनों का परसेंटेज निकल जाएगा तो 100 में से घटा लेंगे हम, 100 में से घटा लेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा। तो अभी उसे पढ़ाने से पहले आप ये चीजें आप याद रखेंगे, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ वेट दिया है, हम वेट लिख रहे हैं, कार्बन का कितना वेट दिया है। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास जगह पड़ रही है, इसे हटा रहे हैं भाई, देखिए ये बात आप लिख कर याद कर लेंगे। चलिए हम लिखने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दिया है, 5.325 ग्राम दिया है। उसके बाद कार्बन का वेट कितना दिया है, 3.758 कितना ग्राम दिया है। हाइड्रोजन का वेट कितना दिया है, 0.316 ग्राम दिया है। उसके बाद तथा कितना ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो वेट दिया है कितना, 1.251 ग्राम दिया है। तो चलो, तो कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कार्बन का परसेंटेज 12/44 गुणे वेट ऑफ CO2। तो इसमें CO2 का ये जो आप ये सुधार करो इस क्वेश्चन में, ये जो दिया है ये वेट ऑफ CO2 दिया है, और हाइड्रोजन के जगह लिखना, कार्बन के जगह क्या लिखना है, CO2 का वेट। हाइड्रोजन के जगह लिखना कितना, H2O का वेट, और ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन का तो दिया ही है। और एक तरह हमारे पास एक और तरीका इसे निकालने का, जैसे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है तो CO2 का वेट न देकर कार्बन का अगर वेट दिया है तो परसेंटेज देखो, एक एलिमेंट मतलब किसी एलिमेंट का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए होता है, इसे आप सुधार करेंगे भाई। एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए होता है हमारे पास नंबर, ये क्या लिखे हम, एलिमेंट का कोई अगर किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो उसका फार्मूला देखिए क्या होता है। उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये चीजें अभी आपको हम पढ़ाएंगे, अभी आया नहीं है, बस ये देखिए सवाल आ गया था, इस पे रिलेटेड अभी ये भी पढ़ाना है आपको। इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है, तो आप अपने सवाल में आप सुधार करेंगे भाई। चलिए आइए सवाल पे। तो ये जो कार्बन का परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो क्या लिखना होगा, CO2, ये जो कार्बन का वेट नहीं है, ये CO2 का वेट है, इसे आप सुधार करेंगे। अगर एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया है तो उसका भी परसेंटेज निकालने का ही हमारे पास तरीका था। तो सबसे बढ़िया अभी इस क्वेश्चन को हम क्या करें, छोड़ दें, क्योंकि जब तक आपको ये अब नहीं जानते हैं कि कहाँ से ये जो लिए थे फार्मूला है कहाँ से आया था। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको इस चीज को जानना होगा, उसके बाद ही हम लगा पाएंगे। तो अभी हम जानते नहीं है तो अभी हम नहीं लगा पाएंगे, इसको छोड़ते हैं, कोई और सवाल देखते हैं। चलिए उदाहरण नंबर देखिए, ये आ जाइए 87।
ये उदाहरण नंबर 87 पे आ जाए, इसमें परसेंटेज दे दिया है, सभी एलिमेंट का देखो परसेंटेज दे दिया है। हम क्या यहाँ बताएं, यहाँ परसेंटेज बताए हैं, और हमें अभी वेट दिया है, तो वेट का तरीका हम नहीं जानते निकालना, तो इसे पढ़ लेंगे उसके बाद हम जानेंगे। तो यहाँ एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। ये सवाल देख लीजिए, उदाहरण नंबर 87। इसमें देखो कार्बन दिया है, कार्बन का परसेंटेज 31.9 दिया है। उसके बाद हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.8 दिया है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना दिया है, 18.5 दिया है। उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया है, 42.8। चलिए, अब इसका मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। इसका मोलर मास 1 ग्राम होता है। इसका मोलर मास 14 ग्राम होता है। इसका मोलर मास 16 ग्राम होता है। अब देखो यहाँ मोल निकाला होगा, तो मोल में क्या करेंगे, वेट से अपान मोलर मास 31.9 परसेंटेज, तो इससे मोलर मास से डिवाइड करेंगे 12। इसे क्या करेंगे 6.1 अपान 1। ये क्या होगा 18.5 अपान 14। ये क्या होगा 42.8 अपान 16। अब इसे डिवाइड करने के बाद देखो कितना आया है, हम आपको किताब से ही देख ले रहे हैं, उदाहरण में दिया है। देखो यहाँ 26 आया, यहाँ कितना आया 6.8 आया, यहाँ कितना आया 1.3 आया, उसके बाद 2.6 आया। तो ये हमारा क्या आया, मोल निकल के आया। अब ये मोल निकल के आ गया, तो हम क्या करें, इसका मोलर रेशियो निकालें। मोलर रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है उसी से सब में भाग कर देंगे। तो 16/1.3, 6.8 अपान 1.3, 1.3 अपान 1.3, 2.6 अपान 1.3। तो देखो मोलर रेशियो निकालने, ये मोल तो निकल गया ना, तो मोलर रेशियो निकालने के लिए अच्छा हाँ भाई देखिए, ये जब 13 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 26 आएगा। सॉरी, आपके बुक में लिखा है, आप देख सकते हैं 2.6 आएगा। हाँ 2.6 दिया आपके बुक में, आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है। देखिए चलिए, तो हम क्या करें, मोल निकाल लिए। अब यहाँ मोलर रेशियो, सरल मोलर रेशियो हम नहीं निकाले हैं, सिंपल मोलर आपके यहाँ दिया है, सिंपल मोलर रेशियो। अभी हम सिंपल मोलर रेशियो नहीं निकाल रहे हैं, वही तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा ना। तो चलिए हम मोलर रेशियो केवल निकाल रहे हैं। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू कितनी आई निकल के 5 निकल के आई, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 1 निकल के आई, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 2 निकल के आई। तो देखो इसे और छोटा किया जा सकता है क्या, देखो ये जैसे इतना मोल निकल के आया था, मोलर रेशियो निकाले। मोलर रेशियो निकालने के लिए क्या करें, जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसी से सब में क्या करें, डिवीजन कर दी। अब देखो इससे सरल इसे किया जा सकता है क्या, किसी नंबर से, किसी कॉमन नंबर से कटने वाला है नहीं है। इसका मतलब यही हमारा क्या है, सिंपल मोलर रेशियो है। तो मोलर रेशियो निकालने के लिए हम क्या यहाँ ऐसे लिखेंगे, सिंपल मोलर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:5:1:2, मतलब कार्बन कितना है C2 इंटू H5 इंटू N इंटू O2। ये हमारा क्या है, इंपीरिकल फार्मूला है। सिंपल मोलर हम आपको बताए थे ना, इंपीरिकल फार्मूला क्या है, सिंपल मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो ये सिंपल मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट का निकल के आया जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट थे। तो यही हमारा क्या है, यही इंपीरिकल फार्मूला। चलिए भाई अब इसे हटाते हैं हम।
अब चलिए जो वेट वाला क्वेश्चन दिया था उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखा जाए। तो अगर वेट वाला दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम कुछ लिख रहे हैं, वो आप याद रखिएगा। अगला हेडिंग हमारा क्या है? अगला हेडिंग हमारा क्या है? अगला हेडिंग हमारा है परसेंटेज ऑफ। इससे पहले आप दो तीन बातें और लिख लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला में आ गए हैं, वहां दो बातें और लिख लीजिए। एम्पिरिकल फार्मूला में ही अभी आप नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। पहली बात ये आपको याद रखना है। दूसरी बात n बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो और इसमें तीसरी चीज हम बताए हैं मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू डी वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू T इंटू डी। ये तीन बातें आपको याद रखनी है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला अगर कहीं निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, वेट परसेंटेज जो भी दिया है, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर यानी एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से लिख सकते हो। देखो यह हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमने क्या रख दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, और ये डिवीजन में चला जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला वेट। मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू डी। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए क्या? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, तो ये कैसे निकाला जाता है इसका तरीका देखिए। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, सही से लिखिए एलिमेंट को। जैसे ग्लूकोज दे दिया C6H12O6। अब इसमें पूछा बताओ कितने परसेंट कार्बन है। हम कैसे निकालेंगे भाई इसमें कितने परसेंट कार्बन है? आप सभी जानते हैं कि यूरिया में 46.67% नाइट्रोजन होता है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया का जब आप बोरा लेने जाएंगे उस बोरे पे जो बोरी होती है उस पर लिखा रहता है कि 46% यूरिया, मतलब क्या है नाइट्रोजन है यूरिया में। यूरिया का खाद लेने जाइए तो जो पैकेट होता है उस पैकेट के ऊपर लिखता है 46.67% इसमें नाइट्रोजन है। तो हमारे पास यूरिया आ गई। अब हम देखेंगे कैसे 46.67% हमारे पास क्या होते हैं नाइट्रोजन है, तो अभी निकाल के हम देख लेंगे। तो अभी निकालने के लिए ये तरीका देखिए कैसे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड अगर हमको निकालना है तो क्या पहले लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसे सही से लिखिए आप। नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर
मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए अब एक एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझ लेते हैं, या इस बात को समझने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। एक केस आता है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का, मिनिमम, यही लिख लीजिए, केस ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए किसी सवाल में, कैसे आप बताएंगे? तो बस हमको क्या करना है, और हम कैसे जानेंगे कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का केस है? पहली बात तो केस ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का अगर सवाल आए तो हम बता देंगे कि भाई कैसे लगेगा, लेकिन हम जानेंगे कैसे कि ये केस मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का है। उसमें किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज अगर दिया है तो हम जानेंगे क्या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का केस है। तो आप यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, अगर किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया है वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का केस है। तो वही हम लिख रहे हैं, अगर किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया हो तो वह मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का केस होगा। अब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का अगर केस है तो देखिए क्या करना है, इस फार्मूले में बस ऐसे ही रहने देना है। बस क्या करना है, हमको नंबर ऑफ एलिमेंट हटा देना है। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट हटा देना है। तो देखिए हम यहाँ लिखने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हटा देंगे तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट अपान, अब यहाँ मोलर मास के जगह मिनिमम मोलर मास लिखेंगे, मिनिमम तो देखिए हमारा फार्मूला यही रहेगा, बस दो चीजें चेंज करनी है, यहाँ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट को हटा देना है। अब मोलर मास के जगह मिनिमम मोलर मास। जैसे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आप बता दो कि कुछ परसेंटेज दे देगा हीमोग्लोबिन का, कहेगा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बता दो। सेलेनियम ऑक्साइड में सेलेनियम का परसेंटेज दे देगा, कहेगा कि इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो अभी सवाल के माध्यम से हम देख लेंगे, जब सवाल लगाएंगे आपको हर जितने भी हम फार्मूले बताए हैं, जितने भी तरीके बताए हैं, सब पे एक एक सवाल, दो दो सवाल करा जाएगा। जब नंबर आएगा सवाल का तब बताया जाएगा, लेकिन अभी आप ये याद रखिए। अगली बात क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ इन चलिए भाई देखिए, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, तो वहाँ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके मतलब टेस्ट ट्यूब में एक ले लिया जाएगा। अब उस टेस्ट ट्यूब में बताना होगा आपको कि बताओ, ये लैब मेथड है, इंटरमीडिएट में है, लैब आप करेंगे तो आप देखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो मान लो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे दे दिए, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब था।
अब कहेगा कि बताओ इसमें कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है। ये सब निकालने का हमारे पास टेक्निक तरीका बताया जाएगा, जो आप जब पढ़ेंगे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन तो आपको बताया जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड मेथड द्वारा निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं। इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं और इसमें क्या करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ से कुछ वेपर्स निकलेंगे। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो H2O के फॉर्म में निकलेगा। अगर क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कार्बन इसमें है तो CO2 के फॉर्म में वेपराइज होकर निकलेगा। अगर इसमें हाइड्रोजन है तो H2O के फॉर्म में निकलेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, CuSO4 से रिएक्शन करा देते हैं। मतलब कोई ऐसा टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें CuSO4 होता है और उस टेस्ट ट्यूब से हम क्या करते हैं, H2O को पास कराते हैं। तो CuSO4 बन के हमारे पास H2O आता है, जो विक्रिया से करते हैं। अब इसके बाद देखो, ये तो मतलब पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है। दूसरी बात, अगर इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। ये तो तरीका हमारा क्या है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है, हमको ब्लू कलर मिलने लगता है, तो हम जान जाते हैं क्या है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऐसे टेस्ट ट्यूब से पास हम कराते हैं जिसमें CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। तो CaCO3 का क्या होता है, व्हाइट कलर मिलने लगता है। मतलब अगर इसमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो हम इसे गर्म करेंगे तो CO2 बन के निकलेगा। CO2 बन के निकला तो हम क्या करते हैं, ऐसे टेस्ट ट्यूब से पास कराते हैं जिसमें क्या हो, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हो, CaOH का होल ट्वाइस हो। जब CaOH के होल ट्वाइस से पास होता है तो CaCO3 बनाने लगता है। CaCO3 का कलर व्हाइट होता है, व्हाइट कलर मिलने लगता है, तो हम जान जाते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन है। अगर हाइड्रोजन है तो H2O के फॉर्म में वेपोराइज होगा। H2O के फॉर्म में जब वेपोराइज होगा तो किसी ऐसी नली से पास कराएंगे जहां पर CuSO4 हो। तो CuSO4 से रिएक्ट करके CuSO4 ब्लू विक्रिया करते हैं, इसका कलर ब्लू आने लगता है। इसलिए हम कहते हैं इसमें हाइड्रोजन है। ये तो हमको पता चल गया कि इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है भाई, पता चल गया। अब हमको पता चलने से मतलब नहीं, हमको परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज बताने के लिए लिविंग मेथड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को जानने के लिए इस कंपाउंड में कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, उसे लिविंग मेथड कहते हैं। हम क्या करते हैं, ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं। ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये वेपोराइज हो जाता है H2O और CO2 के फॉर्म में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करा देगा, H2O है तो हाइड्रोजन है तो H2O में ऑक्सीडाइज करा देगा। अब क्या करते हैं, इससे ऐसे टेस्ट ट्यूब से पास कराते हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर ले, वाटर को क्या करे, एब्जॉर्ब करा ले। तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद एब्जॉर्ब करने से पहले कैल्शियम क्लोराइड का वेट हम देख लेते हैं कितना है। उसके बाद जब ये एब्जॉर्ब हो गया, जैसे मान लो ये हमारे पास 1 लीटर वाटर था, तो हमने माप लिया कि 1 लीटर वाटर है। अब 2-4 बूंद आप डालोगे तो बढ़ जाएगा ना, 1.1 लीटर हो जाएगा ना। 1 लीटर है, 0.1 लीटर डाल दिए तो कितना हो गया, 1.1 लीटर। इसका मतलब 0.1 लीटर इसमें आया होगा ना। तो उसी प्रकार से इसका वेट पहले ज्ञात कर लेते हैं, तौल के इसको रखते हैं। उसके बाद देखते हैं जब ये H2O एब्जॉर्ब हो गया, इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद इसका वेट कितना हो गया, तो जो बढ़ा तो वही तो H2O बढ़ा, ऐसे निकालते हैं। ये जब आप वहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे बताएंगे। हम आपको इसलिए बताए कि आप अनजान न रहे इन चीजों से कि कैसे आया। जब वहां निकल के आता है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकल के आता है, 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। कार्बन का परसेंटेज कैसे निकल के आता है, कार्बन का 12/44 इंटू वेट ऑफ
CO2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, बाकी सल्फर के लिए भी होता है, क्लोरीन के लिए भी होता है, ओडीन के लिए भी होता है। तो जैसे जैसे सवाल में आते जाएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे, अगर नहीं आता है तो आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर रहता है तो जेल डाल मेथड, डीमार्ज मेथड, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। चलिए अब आपके सवाल पे आते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो छोड़े थे, कहे थे कि पहले जान लेते उसके बाद लगाया जाए, तो 85 क्वेश्चन पे आते हैं। जो 85 क्वेश्चन नंबर है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया इतना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है कितना ग्राम दिया है। देखिए भाई ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। 5.325 ग्राम दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड अध्ययन करने पाया गया कि इसमें कार्बन कितना ग्राम है, 3.758 ग्राम कार्बन है। उसके बाद इसमें कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 0.316 ग्राम हाइड्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 1.251 ग्राम है। और इसकी वेपर डेंसिटी जो भी है 68 है। चलिए भाई इसे लगाया जाए। तो देखो हम आपको कह रहे थे कि ये सवाल गलत दिया है, तो हम क्यों कह रहे थे गलत दिया है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है तो वो तरीका हम बता रहे थे। लेकिन जो आपके बुक में दिया है वो किसी, जो अभी एक फार्मूला बताया था ना कि किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम C6H12O6 ले लिए, तो ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी प्रकार से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड C था, H था, तो कोई एक एलिमेंट दिया है। जब एक एलिमेंट दिया है तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते थे। परसेंटेज इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, एक ही है। अब देखो, अब बताए थे कि एक का दिया है तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का केस हो जाता था। अब इसमें 3 कंपाउंड है ना, 3 है ना, 1 2 3 है, तो ये क्या है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का केस नहीं है, ये किसी एक एलिमेंट के परसेंटेज वाला केस है। तो एक एलिमेंट तक नंबर ऑफ एलिमेंट 1 ही रहेगा इनटू वेट ऑफ एलिमेंट। क्यों भाई, वहां लिखे थे मोलर मास ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ वेट ऑफ एलिमेंट लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.758 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड के जब क्या रख देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट रख देंगे, तो 5.325 इंटू 100। यही बात देखो आपके बुक में ये लिखा है ये। तो ये एलिमेंट कौन था, कार्बन था, तो कार्बन का परसेंटेज। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन एक ही है, इंटू इसका मोलर मास। तो मोलर मास न लिखकर यहाँ ग्राम में इसका वेट दिया है, हम क्या रखेंगे, वेट रखेंगे 0.316 अपॉन कंपाउंड का मोलर मास कितना है 5.325 इंटू 100। उसके बाद परसेंटेज किसका निकालना, ऑक्सीजन का, एक ही एलिमेंट है, इसका वेट 1.251 क्या है अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 5.325 इंटू 100। अब ये परसेंटेज कितना निकल के आया है आपको दिया है। तो कार्बन कितना परसेंट निकल के आया, इस बात को हम इसे हटा रहे हैं। तो देखो ये कार्बन कितना परसेंट निकल के आया है, सब कुछ डिवाइड करने के बाद 70.57। उसके बाद हाइड्रोजन कितना निकल के आया 5.93%। ऑक्सीजन कितना निकल के आया 23.5।
अब देखो, अब हमारे पास क्या परसेंटेज निकल के आ गया ना, तो अब इंपीरिकल फार्मूला वाला हम सवाल लगा सकते हैं कि नहीं? एकदम लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखते थे, तो हम लिख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरे खाने में क्या लिखते थे? परसेंटेज लिखते थे। चलिए दूसरे खाने में 70.57 और ये हाइड्रोजन 5.93, उसके बाद ये ऑक्सीजन 23.5। उसके बाद क्या लिखते थे? मोलर मास, कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। उसके बाद मोल निकालते थे, इससे इसको डिवाइड करते थे, 70/5 7/12, ये 5.93/1, ये 23.5/16। अब ये डिवाइड करने के बाद देखो क्या आ रहा है, ये बस आपके बुक में दिया है, हर एक चीज दिया है। ये कितना आ रहा है? 5.88। ये कितना आ रहा है? 5.93। ये क्या आ रहा है? 1.47। अब आपको हम बताए थे, क्या बताए थे? जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा मोल निकल के आया, उससे सब में भाग कर दो। तो चलो भाग करते, 5.88/1.47, ये 5.93/1.47, ये 1.47/1.47। जो सबसे छोटा था उसे डिवाइड कर दीजिए। अब ये डिवीजन करने के बाद देखो क्या आ रहा है। डिवीजन के बाद आ रहा है 441। अब देखो ये जो 441 आया, ये किसी कॉमन नंबर से कट जाएगा, 2 से 3 से 4 से नहीं, बस यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो सिंपल मोलर रेशियो क्या निकल के आया? सिंपल मोलर रेशियो क्या निकल के आया? 4:4:1। इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? C4H4O। ये हमारा इंपीरिकल फार्मूला निकल के आया। लेकिन हमसे देखो क्या पूछा है, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है? m इंटू इंपीरिकल फार्मूला, m इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो यह अभी हम निकालेंगे, इंपीरिकल फार्मूला C4H4O निकल के आया। अब यह निकालने के लिए क्या करते हैं? यह बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन इंपीरिकल फार्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है? 2 इंटू VD अपॉन इंपीरिकल फार्मूला वेट निकालो यहाँ से। 12 × 48, कार्बन का 12 होता है मोलर मास ना, इंटू हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 प्लस 16। तो देखो कितना हो गया? ये 20 हो गया, और 40 20 7 मतलब 68 हो गया, 68। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आया? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, सॉरी इंपीरिकल फार्मूला वेट कितना निकल गया? 68। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है? 2 इंटू VD, तो वही मैं लिखा हूँ, ये 60/68। तो दूर पूरे बापा डेंसिटी कितनी दी है? 68/68। यन की वैल्यू कितनी निकल के आई? 2। तो यन से यहाँ क्या करेंगे? 2 से यन से यहाँ यन की वैल्यू 2 निकल के आई, 2 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दे। तो कितना आया? C कितना? 8, H8 और O 2। ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ गया। तो देखो यही आपके सवाल में दिया होगा। देख लो भाई, अब ये कम से कम आपका 10 या मतलब जो भी बड़ा क्वेश्चन बनता है उसमें ये आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर में कुछ थियरीज हैं, उन थियरीज को देख के इसे खत्म कर दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।